नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी और सपा दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों ही दलों के बीच शहमात का खेल जारी है। हालांकि सियासी आरोप प्रत्यारोप के इस दावपेंच में चुनावी मुद्दे बदलते जा रहे हैं, लेकिन चुनावी मुद्दों की इस भीड़ में विकास, गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दे कहीं गुम से दिखाई देते हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। भावनात्मक मुद्दों के आगे जनता के मुद्दे फीके पड़ गए हैं। चुनाव का आगाज जिन्ना के जिन से शुरू हुआ और फिर चुनावी तपिश जैसे जैसे बढ़ी, मुजफ्फरनगर दंगे, पलायन, 80 बनाम 20, गर्मी जैसे मुद्दों को हवा देकर ध्रुवीकरण का पूरा प्रयास किया गया। फिलहाल बीजेपी का नया हथियार आतंकवाद बन गया है। बीजेपी आतंकवाद के मुद्दे पर सपा को निशाने पर ले रही है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी का हर बड़ा नेता अब अपनी रैलियों में आतंकवाद के मुद्दे पर बात कर रहा है। बीजेपी नेताओं द्वारा ये बताया जा रहा है कि सपा आतंकवादियों को संरक्षण देती है। अगर सपा की सरकार बन गई तो सभी आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। बीजेपी ने स्पेशल कोर्ट के आए एक फैसले के बाद ये नया मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल 18 फरवरी को गुजरात के स्पेशल कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सुनाया था। कुल 49 आरोपियों में से कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। अब जिन 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, उस लिस्ट में एक नाम सैफ का भी था। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के आरोपी सैफ के पिता संग करीबी रिश्ते हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी लगातार शेयर की जा रही है, जिसमें अखिलेश यादव सैफ के पिता संग नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसे तुष्टीकरण वाली राजनीति बताते हुए अखिलेश यादव को राष्ट्र विरोधी करार दे रही है। पीएम मोदी ने हरदोई की रैली में आतंकवाद मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा और शायद अब तक का सबसे बड़ा हमला भी किया। मोदी ने सीधे सपा की चुनाव चिन्ह साइकिल पर निशाना साधते हुए आतंकवाद से इसे जोड़ दिया। पीएम ने कहा कि इनका जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, उस पर अहमदाबाद में बम रखे गए थे। तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। मैं हैरान हूँ कि आतंकी धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल क्यों करते थे। पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपा पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और सोच परिवारवादी है। योगी ने दावा किया कि सपा ने एक आतंकी के पिता को अपना स्टार प्रचारक बना दिया है। अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है। हमने समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ ये एक बार फिर से साबित हो गया है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था, तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। मुजफ्फरनगर दंगे, 80 बनाम 20 और गर्मी निकाल दूंगा जैसे मुद्दों के जरिए ध्रुवीकरण में जुटी बीजेपी ने अब चुनावों में आतंकवाद की एंट्री करवाई है। बीजेपी की इस बदली रणनीति का एक कारण पार्टी इस चुनाव को योगी बनाम अखिलेश के बजाय मोदी बनाम अखिलेश बनाने का दांव चल रही है। मोदी के नाम को आगे कर बीजेपी पूरे चुनाव को क्षेत्रीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों पर सियासी एजेंडा सेट कर रही है, ताकि योगी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को मात दी जा सके।
दरअसल बीजेपी के लिए चुनावी मौसम में राष्ट्रवाद की पिच हमेशा से ही फायदेमंद रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव, 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव ने तो ये स्पष्ट रूप से साबित कर दिया था। अगर 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक के इर्द गिर्द चुनाव प्रचार को रखा गया और शमशान कब्रिस्तान के जरिए सपा को घेरा था, तो 2019 के चुनाव में बालाकोट एयर स्ट्राइक ने कई समीकरणों को जमीन पर बदल दिया। वहीं स्पेशल कोर्ट का अहमदाबाद ब्लास्ट में ये अहम फैसला आया है। बीजेपी इसे फिर राष्ट्रवाद की पिच से जोड़ रही है और आतंकवाद के मुद्दे पर सपा को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अब जिस अंदाज में आतंकवाद के मुद्दे को खींच रही है, कुछ महीने पहले तक जिन्ना विवाद को भी ऐसे ही बढ़ाया गया था। बीजेपी नेताओं ने सपा को जिन्ना प्रेमी बताया और तार सीधे पाकिस्तान से जोड़ दिए। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये रहा कि सपा प्रमुख ने बीजेपी के इन आरोपों पर कभी भी ज्यादा सफाई नहीं दी। एक दो बार रैली या इंटरव्यू में कुछ बोला हो, वरना इस जिन्ना पूरे विवाद से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। वहीं अब आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी इस कोशिश में है कि कैसे अखिलेश यादव को इस चक्रव्यूह में फंसाया जाए। हालांकि सपा प्रमुख ने इस मुद्दे को भी अपनी तरफ से हवा नहीं दी। अखिलेश अपने पहले से सेट मुद्दों को लेकर आगे चल रहे हैं, जिसमें आवारा पशु, रोजगार, विकास और जातीय के इर्द गिर्द ही बात कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ज्यादा बड़ी चुनौती ये है कि कैसे सपा के नेताओं से इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया दिलवाई जाए। अगर रिएक्शन आया तो ये मुद्दा आने वाले चरणों की भी दिशा तय कर सकता है। लेकिन अगर सपा ने चुप्पी साधे रखी तो शायद अगले चरण तक बीजेपी फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। हालांकि बीजेपी की ये रणनीति कितनी कामयाब साबित होगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में दरअसल बात होगी उन मुद्दों की जो कि वाकई उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, जिन पर बात नहीं हो रही है। बात दरअसल हो रही है जिन्ना की, मुजफ्फरनगर दंगों की, पलायन की, अस्सी बनाम 20 की या फिर गर्मी निकाल देने की। अब सवाल इस बात से है कि आखिर क्या इन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की स्पोक पर्सन है। कंचन जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, स्वागत है सर आपका। विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, लीडर हैं सपा के, बहुत स्वागत है विनय जी आपका भी। और साथ ही साथ सर्वेश पाठक जी हमारे साथ हैं, जो की पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर कंचन द्विवेदी जी आपसे है। कंचन जी, क्या वाकई ये मुद्दे हैं क्या जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश के चुनावों से ऐन पहले हो रहा है? बात जिन्ना की हो रही है, मुजफ्फरनगर दंगों की हो रही है, पलायन की हो रही है, 80 बनाम 20 की हो रही है, और बात हो रही है गर्मी निकाल देने की, और अब हाल ही में आतंकवाद का मुद्दा भी लगातार हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, मैम ये बताइए कि जनता को कौन से मुद्दों से सरोकार है? मैम ये बताइए कि क्या इन मुद्दों से जनता को कोई लेना देना है, या फिर बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, महंगाई की, किसानों की, कोरोना की? लेकिन इस पे तो बात हो ही नहीं रही। जी नेहा जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी नमस्कार। अच्छा लग रहा है बाकी पैनलिस्ट को नमस्कार। बाकी जो कहने वाली बात ये है ना, थोड़ा सा हतप्रभ हो जाते हैं लोग, या फिर हृदय जो लोग राष्ट्र के प्रति होते हैं, जो लोग अपने राष्ट्रीयता के प्रति होते हैं, जो अपने धर्म के प्रति धर्मनिष्ठ होते हैं, और लोगों को इन चीजों से बड़ी आहत मिलती है। जैसा कि मैं भी बड़ी आहत हुई हूँ जब से ये चीजों को सुना है कि ये लोग, क्योंकि ना तो फोटो यूं ही हवा में नहीं बनाई जा सकती, जैसा कि आरोप हो रहा है वहां से जो सफाई आ रही है, तो वो कहते हैं कि फोटो हवा में बना दी गई या फिर उन्होंने एडिट करवा ली, यूं ही नहीं कर दिया जाता। बाकी मैं कहूँ कि चलिए फोटो एडिट करवा ली गई, लेकिन फिर उनको स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है, ये बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। बाकी और अगर कहें कि ये मुद्दा चुनाव के लिए आ गया या फिर बीजेपी ने इसे कहीं से लैंड करवा लिया, तो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो केंद्र जो सरकार है उसने, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें कोई महत्व नहीं आता, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले में एक केस खुलता है और केस में हमारी यूपी के 7 लोग शामिल होते हैं, उसमें से एक संबंधी निकल आता है सपा का। तो ये सोचने वाली बात है कि ये चुनाव, मैं तो कहूंगी इसे चुनाव से जोड़ा ही जाना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा देश के प्रति देख लेना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है, मैं अपनी निजी बात बताऊं, पार्टी से थोड़ा सा अलग हटके, या फिर मैं कहूँ ये हर एक देशवासी के लिए बात होनी चाहिए, सोचने विचारणीय बात होनी चाहिए कि जब ऐसे कैसे कर लेते हैं हमारे राजनीतिक दल कि नहीं मैम, ये बताइए कंचन जी, ये धारणा बनाने की कोशिश क्यों की जाती है
कि अगर राष्ट्र हित में सोचने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी पार्टियां अभी तक नहीं थी क्या? अगर कांग्रेस देश में थी तो उसने राष्ट्र के लिए नहीं सोचा क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं सोचा? समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में थी तो उसने उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं सोचा क्या? सोचने की आवश्यकता है कि जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं वो या तो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं या फिर सपा की सरकार में अधिकतर हुए हैं। मैं यूपी की बात कर लूं तो 247 जो दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे, उसमें जो लोग मारे गए हैं वो या कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुई है या सपा की सरकार अखिलेश जी की हुई है। तो जब यही लोग हुए हैं तभी सांप्रदायिक दंगे क्यों भड़कते हैं? तो ये सोचने वाली बात है। कर्नाटक में जो हिजाब का मुद्दा उठ रहा है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो आवाज उठ रहे हैं, वहाँ किसकी सरकार है? जी बिल्कुल, मैं कहूंगी कि ये हमारी सरकार है, लेकिन हमने जिन चीजों को उठाया ही नहीं, उन मुद्दों को बना करके जब कांग्रेस वहां पर, आपको मालूम होगा कि अभी अभी वहां पर एक लड़के का मर्डर हो गया, एक लड़के को मार दिया गया जो बजरंग दल से था, और उसे इसीलिए मार दिया गया क्योंकि उसने हिजाब के पक्ष में कुछ बोल दिया या फिर मैं कहूँ टिप्पणी कर दी, उसे इसलिए चाकुओं से मार दिया गया। और उसमें एक कांग्रेस के नेता लिप्त आ रहे हैं और उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई भी हुई है, उनके ऊपर केस भी दर्ज किया गया है। उन्होंने एक बार वीडियो वायरल हुआ था, कह दिया था कि जो लोग भी इसके विपक्ष आएंगे हम उन्हें काट देंगे। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, ठीक है, मैं समझ गई। अजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि दंगे होते हैं तो आपके शासनकाल में होते हैं, केंद्र में आपकी सरकार होती है तो दंगे हो जाते हैं। अभी तक आपने भले ही देश पर शासन किया हो, लेकिन आप राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, आप देश के भले के लिए नहीं सोचते। ये कौन प्रमाण पत्र देगा मैडम? ये भाजपा वाले प्रमाण पत्र देंगे? जो अभी तो कुछ दिन पहले लाल किले पर एक तिरंगा का अपमान करने वाले व्यक्ति पकड़े गए थे इनकी साजिश के कारण, और वो फोटो उनका होम मिनिस्टर के साथ में वायरल हुआ था पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी के साथ भी था। अब कहाँ वो आदमी चला गया, उस समय बड़ा हंगामा हुआ था। और उस समय बीच में नहीं बोला हूँ मैं मैम, आप भी बोलेंगी और जब आप पूरे गंभीरता से सुनूंगा आपकी। सुन लेते कंचन जी, फिर ना सुने लेकिन मैं जरूर सुनूंगा। ना, मैंने आपसे पूछा ही नहीं, मैं तो डिबेट के नियम पूछ रही हूँ, वो भी नहीं। से खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी, अफगानी किसको कहा था? देश के 62 करोड़ किसानों को। उसी तरह वही नजारा है, वही आइडिया है। विकास किया नहीं, विकास के मुद्दों पर कोई बात नहीं कर सकते। इनके पास विकास किया है तो महंगाई का सवाल ये भी है ना, अगर सोनिया गांधी एकदम से आती हैं, कहती हैं कि किसानों का मुद्दा है देश में, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, अलगाववाद की सरकार है, अलगाववादियों की सरकार है, कोरोना में बड़ी दिक्कतें हुई, तो चुनाव से पहले अब चौथे चरण का चुनाव जब रायबरेली में होने वाला है तब उनको याद आता है कि ये भी दिक्कतें हैं प्रदेश में और देश में। उससे पहले कहाँ थी सोनिया गांधी? नेहा जी, हमारे नेता ने, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश में और देश में तो पिछले 5 साल से लगातार आप देख रही हैं कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महिलाओं के सुरक्षा पर, कोविड कुप्रबंधन पर लगातार संसद में भी और सड़क पे भी सरकार को घेरने का काम की, सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच ले जाने का काम की, और ये हम निरंतर करते रहेंगे। एक प्रतिपक्ष के नाते और सकारात्मक भी हमारा एजेंडा रहता है साथ कि कैसे सुधार हो, उसका भी हम सजेशन देते हैं। अलग बात है कि ये सरकार नहीं सुनती क्योंकि इसको किसी को सुनना नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब पैदल फफोले लेकर के लाखों श्रमिक चल रहे थे कोरोना के समय में, जो कुप्रबंधन था, सरकार की गलतियों के कारण लाखों लोगों के पैर में फफोले पड़े और बेचारे अपने आजीविका, अपने घर, मतलब सरकार ने चाहा था कि कोरोना आ जाए, सरकार ने मंगाया था कोरोना, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, डिबेट तो मत बोलिए, पर मैं बोलूंगी ना, क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं। आप 2 सेकंड सुन लीजिए, बहुत गलत आपने भी बोला है, उतना बोलूंगा तो 2-4 घंटे लग जाएंगे। हमारी बारी में हमें ही बोलना चाहिए, करिए ना, किसने रोका है? हाँ, बस तो शांति बरतिए, पानी पीजिए आप और शांति बरतिए। ये जो राजनीति है ना, अपने पास तक रखिएगा, ये मुझसे नहीं चलेगी, किसी और आप पैनलिस्ट के साथ जाकर करिएगा। मैं आपके जितने या तो नॉर्मल बात पर जाने वाली नहीं हूँ, और हाँ, इस तरीके से मुझे ये राजनीति में मत कर दीजिए, ये कहाँ से बुला इस राजनीति में मत कर दीजिएगा। मैं जितनी राजनीतिक हूँ उतनी देशभक्त भी हूँ। विनय जी, आपके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, ये आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं? नहीं करता हूँ मैडम, विनय जी, ऐसे डिबेट होता भी नहीं चैनल पे, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, मैं आती हूँ, फिर अजय जी फिर मौका देती हूँ। लेकिन मेरा समय बीच में गड़बड़ हो गई है, तो 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा और अध्यक्ष के बारे में और हमारी प्रियंका गांधी जी के बारे में पूछा है, हमारी पार्टी के बारे में पूछा है। उत्तर प्रदेश में लगातार कौन सी पार्टी लड़ती रही, किन मुद्दों पर लड़ती रही? महंगाई पर, बेरोजगारी पर, खाली जो पद सरकारी है उस पर,
और जिस तरह से लठैतगिरी की गई मेरा है। तो सीधा सा सवाल है, रायबरेली की चिंता है क्या सोनिया गांधी को, इसलिए चुनाव से फर्जी मुद्दे नहीं लाए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे नहीं लाए, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे नहीं लाए, अफगानिस्तानी आतंकवादी के मुद्दे नहीं लाए, जो ये लोग ला रहे हैं ये दोनों की मिलीभगत है, दोनों को ये सूट करता है। आपको भी बोलने नहीं दूंगा बीच में, फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे इसके बाद, एक बार भी नहीं बोल पाएंगे कंचन जी, मुझे भी बहुत तेज आवाज से आता है। ठीक, एक एक करके और मैं शालिनी पब्लिक के साथ डिबेट डिबेट करते हैं ना, डिबेट करना चाह रहा था, आप नहीं चाहती है डिबेट करेंगे, आप नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलने दूंगा, ये कर लीजिए। ठीक है विनय जी, आपको एक बार विनय जी भी नहीं आपसे सवाल है, बोलने ऐसे दूंगा। नहीं करके रखेंगे तो ठीक है, कोई मुद्दा अदरवाइज मैं नहीं दूसरे है, गेस्ट पे मूव आपके ऑन पास करूंगी, कोई इस तरह मुद्दा से नहीं है मुद्दा तो बताइए, क्यों 12 लाख पद खाली है उत्तर प्रदेश में, क्यों देश में 62 लाख पद विनय खाली है? जी, विनय जी, आप लोगों पे बार बार ये आरोप लग रहा है कि आपकी अभी सरकार होगी। ठीक है सर, प्लीज, ठीक है अजय जी आप कैसे डिबेट नहीं करते हैं अजय जी, आपका ये तरीका नहीं होता है डिबेट करने का अजय जी, प्लीज इस तरह से मत करिए, आप तो बहुत शालीनता के साथ डिबेट करते हैं, ऐसे मत, मैं उनको भी रोक रही हूँ, मैं दोनों को रोक रही हूँ, प्लीज इस तरह से मत करिए। नेहा जी, अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो कृपया कंचन जी से कह दीजिएगा शांत रहेंगे, क्योंकि हम सुने हैं शांत, क्योंकि इनकी आदत है हर डिबेट में इसी तरीके का। आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग दंगे करवाते हैं, आपके शासनकाल में दंगे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी संस्था उपद्रवी है, जो उपद्रवी लोग हैं उपद्रव आपके डिबेट में भी करेंगे। मैं समझ सकती इसलिए हूँ कहिए हमें बोलने से, क्योंकि आपका तो ये सिस्टम या बन तो गया है, ऑडियो डाउन कीजिए, नहीं तो बोलने से फायदा क्या है। प्लीज ऐसे मत करिए ना कंचन द्विवेदी जी, अपने आप हैंड रेस करिए, मैं मौका देती हूँ ना, रखिए अपनी बात और बहुत बेहतर तरीके से रखिए, पूरा मौका देती हूँ, मैंने दिया भी आपको मौका, इस तरह से मत करिए प्लीज, ये तरीका नहीं डिबेट करने का, नहीं ऐसे नहीं, दिखाइए। ठीक है, जो भी सपा की प्रवक्ताएं मैं इनकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं तो मैं आपकी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। विनय जी आप मुझे बर्दाश्त मत करिए, पर राष्ट्र की बात को राष्ट्र बर्बाद करने वाले जाते जाते उत्तर प्रदेश का विखंडन करके नहीं जा सकती है। ये ऐसे मत करिए, फैलाइए, ये डिबेट में मत फैलाइए। कंचन जी आपकी हताशा होगी, आपके हार की छीड़ होगी, आप हारने से डरते हैं आप लोग। देखिए इस तरह से आप लोग करेंगे, मुझे आप दोनों की आवाज बंद करवानी पड़ेगी, ऐसे मत करिए ना प्लीज, जो मुद्दे उस पे रहिए, आप लोग तो ऐसे ही डिबेट करिए जैसे मैंने आप लोगों को चुनावी मंच दे रखा है, रखिए एक दूसरे पे बात करिए, ये ऐसे नहीं होता है ना सर, मुद्दे पे रहिए। सुनिए पहले आप सुन लीजिए विनय जी कंचन जी, नहीं ऐसे नहीं प्लीज सुनिए, पहले जो सवाल पूछा जाता है उस पर जवाब दीजिए, बोलना है किसी को हैंड रेज करिए, मौका दूंगी अपनी बात रखिए, इस तरह से अगर आप करेंगे इस तरह से डिबेट नहीं होती सर, सॉरी इस तरह से डिबेट नहीं होती, एक एक करके अपनी बात रखिए, मौका देती हूँ मैं पूरा बात रखने का। विनय जी बात रखिए अपनी, आप लोगों के शासनकाल में दंगे होते थे, आप लोग कहाँ हैं? अगर विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पा रहा बेहतर तरीके से, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, कोरोना, ये मुद्दे नहीं उठा पा रहा, तो क्या ये विपक्ष की विफलता है? या हिंदू मुसलमान, यहाँ पे मुजफ्फरनगर दंगे 80 बनाम 20, ये क्यों हो रहा है सर? नेहा जी सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि यह चुनाव 2017 से 22 तक के एग्जाम के रिपोर्ट कार्ड बताने का समय है। 2017 में चुनाव हुआ, 2011 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, 10 में क्या हुआ, जनता ने उसका परिणाम 2017 में दिया है। 2017 से लेकर के 22 तक यह भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, इस रिपोर्ट कार्ड पर बात करने की आवश्यकता है। आप अभी बात कर रही थी राष्ट्रवाद, किस राष्ट्रवाद की बात करती है? देखिए बीच में मत बोलिए, किस राष्ट्रवाद की बात करती है? राष्ट्रवाद की बात करने से पहले देश के लिए जीना सीखिए। देश क्या है? यह भारत है, जिससे हम सब आप मिल करके एक भारत का निर्माण करते हैं। जब भारत आपके और देश की जनता आप कैसे जिए की अपेक्षाएं सरकार से पूरी नहीं होती है, तो कहीं न कहीं राष्ट्रवाद छीन होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश की जनता के साथ देश की जनता के साथ जैसा किया है, जैसे कि बेरोजगारी से आज युवा परेशान है, जिस तरह से महंगाई से लोगों के पास खाने के दाने नहीं है, जिस तरीके से आवारा पशु आज किसानों को परेशान कर रहे हैं,
रात भर ठिठुरती ठंड में किसान अपने खेत की रखवाली करते हैं। अगर एक कंचन जी का रुक पहले पाठक जी एक सेकंड कंचन जी मौका देंगे आपको। ऐसे नहीं पाठक जी आपने कितना समय दिया? सबको समय दिया, मुझे समय दिया आपने? बिल्कुल ही कंचन जी अब आप बोल नहीं पाएंगी। आप लोग देखिए, आप अंग्रेजों के आप उत्तर प्रदेश में विखंडन जाति और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया आपने। आपने उत्तर प्रदेश को खत्म करने का काम किया। आपने आपके हवाले थोड़े ना छोड़ेगा किसान, वो रखवाली भी करेगा, वो अपने घर को भी देखेगा, वो खेती भी करेगा। अब अखिलेश जी आ जाएंगे तो किसान की खेती करने तो आएंगे नहीं ना। आप देखने के लिए जनता में क्या संदेश दे रहे हैं, किसान को क्या संदेश दे रहे हैं? इस चुनाव में आना चाहिए। जैसे विकास एक अहम मुद्दा है, रोजगार अहम मुद्दा है, महंगाई अहम मुद्दा है, उसी तरह राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद में 80 बनाम 20 ले आएंगे क्या? और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा होना चाहिए। अगर जो पार्टी के अब जीती है, आप वही गलती खुद कर रहे हैं। कंचन जी को मना कर रहे हैं कि बीच में ना चाह रहे, लेकिन आप अभी करने अपनी बात को गलत साबित कर रहे हैं। शांत हो जाइए, 2 मिनट सुनिए, फिर अपनी बात रखिए। एक जो लोग रोकने लगते हैं डिबेट करने की क्षमता रखिए। मार दिया उस लड़के को, मुझे मालूम है डिबेट की मार दिया हसरत में। मालूम है तो फिर बीच में क्यों बोल रहे हो? अगर इतना अच्छा आपको मालूम है तो बोलने तो दीजिए। ठीक है, अपनी बात रखिए ना पाठक जी, अपनी बात रखिए ना, रखिए अपनी बात। मुद्दा क्यों नहीं उठेगा? ये पार्टी 2012 के आपकी पार्टी। ठीक है विनय जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। हमारी सरकार महिलाओं का सम्मान आपके पिताजी नहीं कर पा रहे, आप क्या करेंगे महिलाओं का सम्मान? क्या करेंगे अखिलेश जी महिलाओं का सम्मान? जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पता, जो पिता महिलाओं का सम्मान नहीं कर पता, क्या महिलाओं का सम्मान करोगे आप? जो राष्ट्र के पुलिस को गाली देता हो वो आला कमान आपका कितना सेवक करेगा जो अपने पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है, जो देश के लोगों को गाली दे रहा है, जो डीजीपी लोगों को गाली दे रहा है, जो आईपीएस को गाली दे रहा है, वो क्या करेगा सिंहासन में बैठ करके? सोचने की आवश्यकता है। अखिलेश के सामने रह करके जब अखिलेश के कार्यकर्ता कंचन जी आप लोगों से मेरे सवाल नहीं थे, आप क्यों बीच में बोले जा रहे हैं? पाठक जी को बोलने दीजिए ना। आ गए, ये देश को मालूम है, इस देश को मालूम है कि आप और कान दोनों खोल लीजिए। मैं आवाज बंद करवा दूं क्या? मैं जिससे सवाल पूछ रही हूँ उसकी आवाज खुलवाऊंगी, बाकी सबकी बंद करवा दूंगी। ऐसा ही करूँ क्या? चिंता मत कीजिए, इनकी आवाज जनता बंद कराने वाली है। ठीक है विनय जी, उसका इंतजार करेंगे ना हम उसका इंतजार करेंगे। 10 मार्च को पता चल जाएगा किसकी आवाज बंद होगी। लेकिन प्लीज अभी इस तरह से डिबेट मत करिए, इस तरह से डिबेट नहीं होती प्लीज। कर लीजिए, 1 घंटे का पाठक जी जल्दी से बात रखिए अपनी। न्यूज की पाठक जी अपनी बात रखिए। सच्ची में समझ में आए कि कौन सा प्रवक्ता ने क्या अपना पक्ष रखा। ठीक है आप अपनी बात रखिए। पाठक जी यही कह रहा हूँ, जी को बताइए। मुद्दे होने चाहिए। अगर विकास के मुद्दे को हवा दिया गया और उसके बाद आतंकवाद का मुद्दा अगर छाता है चुनाव में, तो वो भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि किसी पार्टी के तार उससे जुड़ गए हुए हैं। आखिर कैसे उस पार्टी के उसके जो आतंकवादी है उसके फादर अखिलेश यादव जी के साथ देखे जाते हैं। अगर दूसरे पार्टी के नेता जैसे होते हैं देखे जाते हैं तो उससे सवाल उठाया जाता है। और यही समाजवादी पार्टी है। 2012 के घोषणा पत्र में इन्होंने क्या कहा था कि आतंकवादियों ठीक है कंचन जी ऐसे मत करिए प्लीज। बंद है, जिन पे आतंकवाद का केस चल रहा है उसको हमारी सरकार। ठीक है, आतंकवाद का विषय आतंकवाद का विषय इसलिए हावी होता जा रहा है क्योंकि इससे पहले हमने देखा। नहीं मैं ऐसे नहीं मौका दूंगी, मैं एक करके मौका दूंगी। अजय जी से सवाल ऐसे नहीं। मोदी विजय माल्या का फोटो क्या कर रहा था? ये नहीं ये मेरी बात है, इसको जैसे भाषा नहीं बनती है। ये लोग ऐसे बात करते हैं, इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता, ये लोग मानते नहीं है। ये इसी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। विनय जी शांति वाले लोग नहीं है ये लोग। विनय जी कंचन जी प्लीज इस तरह से मत करिए। बुलडोजर नहीं समझा सकता है क्योंकि वो बुलडोजर वाले हैं ना। ठीक है, पीसीआर से अनुरोध करूंगी कि सबकी आवाज बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए आवाज इनकी आवाज बंद कर दीजिए। ठीक है अजय जी, सवाल मेरा आपसे। अजय जी, आतंकवाद का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा जब चुनावों में उठा है, 2017 की बात करें या फिर 2019 की बात करें, 2017 में आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक का एक विषय सामने आया था
उसका चुनावों में फायदा हुआ बीजेपी को। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसका भी फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। क्या ये वजह है कि आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से उठाया जा रहा है, इसको हवा देने की कोशिश की जा रही है बजाय उन 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड देने के? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की सच्चाई को हम सबको समझना होगा। जो विकास के पैमाने थे और जिस विकास के ढोल पीटने का प्रयास भाजपा के सरकार के अंतर्गत किए गए, जो नेता कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता कर रहे हैं, नीति आयोग ने उस ढोल का पोल खुद खोल दिया कि पूरे भारत में तीसरे नंबर की गरीबी में सबसे ऊंचा है महंगाई। बाकी महिलाओं की सुरक्षा के मामले में एनसीआर भी भारत सरकार का ही डाटा है, उसने पोल खोल दिया। तो उत्तर प्रदेश विज्ञापनों पर चल रहा है, विज्ञापनों की सरकार चल रही है। जहां तक बात है केंद्र सरकार में, मोदी जी के चेहरे को अभी लोग लाने का जरूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि महंगाई बेरोजगारी से तो पूरा देश त्रस्त हो गया। कोविड के टाइम में क्या हाल हुआ पूरा देश देख लिया। माँ गंगे की गोद में कैसे लाशें तैर रही थी और कैसे छुपे हुए थे, सबने देखा। तो मोदी जी का भी अब वो क्रेज नहीं रह गया। अब ये भटकाने के लिए, बड़बड़ाने के लिए, इसी तरह से हंगामा क्रिएट करने का प्रयास एक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। 3 चुनाव में ये रिपोर्ट आ गई है कि हार हो रही है उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर ये चाहते थे लगातार 20 और 80 करने का, वो नहीं हो पाया। अब ध्रुवीकरण करने का राजनीति जो चला धर्म और जाति पर, वो नहीं हो पा रहा है। लोग रोजी रोजगार के से त्रस्त है, परेशान है, वो मांग रहे हैं। महंगाई से हम आप सब यहाँ पैनल में बैठे सभी लोग, कंचन जी, क्या वाकई भटकाने की कोशिश की जा रही है क्या? और यही वजह है कि राष्ट्रवाद की पिच पर तमाम विपक्षी पार्टियों को लाने की कोशिश की जा रही है। क्या असल मुद्दे नहीं है? क्या इस पर जवाब नहीं देना चाहिए कि आपने रोजगार के लिए क्या ऑप्शन दिए, क्या किया आपने रोजगार के लिए? अखिलेश यादव कहते हैं तमाम MOU साइन हुए, लोगों को रोजगार नहीं मिला। हमने विकास किया, हमने हर चीजों का विकास किया है, गरीबों का भी विकास किया है, जो ये लोग सोच भी नहीं सकते। बाकी मुझे आज लग रहा है कि हाँ, सच में ही सिद्धू जी हमारे कांग्रेस की पार्टी में ही है, इसीलिए वो मजाक कर रहे हैं, हास्यास्पद बात कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है, शायद पता नहीं होगा, वो सब जो लोग बोलते चले आ रहे हैं या इनकी जो लाइनें लिखते होंगे वही बताए होंगे कि गंगा में लाशें आज भी तैरती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है, गंगा के किनारे आज भी लाशें वैसे ही जलाई जाती है जैसे कोरोना टाइम पर जलाई जाती थी। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये हाथ बैठ करके यहाँ मत करिए, तो इनका तो बोलने जैसा कुछ है ही नहीं है। बाकी हाँ, सपा के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि इनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि हम लोग आतंक पर क्यों बोल रहे हैं। अब भाई आतंक फैलाओगे तो आतंक पर क्यों नहीं बोलेंगे? आप ये क्यों चाहते हैं कि हम लोग ना बोले? मतलब हम विकास पर बोल रहे हैं तब भी आपको कम लग रहा है। बाकी आप राष्ट्र को बर्बाद करोगे, आपके रिश्ते किसी आतंकियों से निकल करके आएंगे, हाँ, तब भी आप कह रहे हो हम नहीं बोले। कब बोले भाई? हम अपना राष्ट्र ना बचाएं? आप तो राष्ट्रवादी हो ही नहीं, हम लोग भी जाए तो राष्ट्र कहाँ जाएगा? मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप लोगों के दिमाग में इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं आती है कि वह बम जो है उस पर क्यों रखे थे? अब हम पूछे कि कमल कीचड़ में ही क्यों फैलता है, यानी उसके इर्द गिर्द कीचड़ ही है। ऐसे ही लोग हैं, तो ये कोई बात नहीं हुआ। बात आज क्या होनी चाहिए? आज बात मुद्दों पे होनी चाहिए। जो राष्ट्रवाद की पाठक जी बात कर रहे थे, मैं उस राष्ट्रवाद की परिकल्पना करता हूँ कि जिस राष्ट्रवाद में हमारा भारत, हमारा प्रदेश समृद्ध हो, जिसके लोग खुशहाल हो, जहाँ पे रोजगार हो, जहाँ पर खाने के लिए अन्न हो, जहाँ पर माँ बहनों की सुरक्षा हो, मान सम्मान हो, जहाँ पर थार गाड़ी किसानों को, अन्नदाताओं को कुचल न रहा हो, हम ऐसे राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा राष्ट्रवाद है ही नहीं। यह छद्म राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं, जहाँ विद्वेष की भावना हो, जहाँ खंडित भारत हो, हम अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। लेकिन यह ऐसे भारत की परिकल्पना इनके जेहन में नहीं है। यह उत्तर प्रदेश को बीमार करना चाहते हैं, यह उत्तर प्रदेश में उस अंग्रेज की नीतियों को लागू करना चाहते हैं जो अंग्रेज जाते जिस साइकिल पर वार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी साइकिल पर बैठने से गुरेज नहीं किया था राहुल गांधी ने 2017 में। अजय जी, देखिए, सबसे दुखद बात है और दुखद पहलू है, प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि इस तरह के वाक्यांश ना दे। कम से कम इस देश में करोड़ों लोगों का सवारी, आज भी गरीबों का सवारी साइकिल है। वो साइकिल छाप हो सकता है, अखिलेश यादव का चुनाव चिन्ह हो, सपा का चुनाव चिन्ह है, मुझसे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन साइकिल हमारे आपके जैसे बहुत गरीब लोग, हम बचपन में अभी भी हमारे परिवार में साइकिल से लोग चलते हैं, हम लोग तो वहाँ से आए हुए लोग हैं। तो उस सभी लोगों को आप अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कृपया करके ऐसा काम मत कीजिए। जहां तक बात राजनीति की है, राजनीति के एक स्तर होते हैं, उस स्तर को बनाए रखना चाहिए। अपनी तत्कालिक राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए इतनी छोटी स्तर पर आदमी जा सकता है, इतने चुप से राजनीति करेगा कि क्या? ठीक है, वो हमारे विरोधी हैं अखिलेश यादव,
मोदी जी भी हमारे राजनीतिक विरोधी विरोधी कहाँ है सर अखिलेश यादव? मैं ये कहूंगा कि मोदी जी विरोधी कहाँ है? आप तो सीट पे उतारते ही नहीं है, 2 सीटें तो छोड़ दी आपने, विरोधी कहाँ है? नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर है तो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधी अखिलेश यादव की मैं बात कर रही हूँ। अखिलेश यादव कहाँ विरोधी है? हम कोई बात करेंगे तो वैचारिक आधार पर उनका विरोध करेंगे, न कि व्यक्तिगत आधार पर करेंगे। अखिलेश यादव हमारे व्यक्तिगत नहीं होता तो पंजाब में साजिश नहीं रची जाती उनको मारने की। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आप जो है आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवादियों का करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, भारत का प्रधानमंत्री का गरिमा है। यदि कोई आतंकवादी आप कह रहे हैं तो इसके लिए लेना ये है, ठीक है, उन पर प्रश्न करने से पहले प्रधानमंत्री अवसर होता है कि वो अवसर अपना भूल गए हैं, वो भूल गए हैं। लेकिन हम लोग देश के प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रखेंगे। बड़ा पद है, उसका सम्मान उनको भी रखना चाहिए और हम सब लोगों को रखना चाहिए। यदि आप किसी को आतंकवादी कह रहे हैं तो उस पर एनआईए है, वो कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री जी को चुनावी भाषण सिर्फ मैटर नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और गंभीर आरोप लग रहा है। बार बार ये आरोप लग रहे हैं कंचन जी आप लोगों पर। ठीक है जी, ठीक है, बार बार ये आरोप, मैं सर्वेश जी आती हूँ आपके पास। बार बार कंचन जी आरोप लग रहे हैं आप लोगों के पास बेहतर रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर अपनी सियासी गोटियां सेट करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने अभी अजय जी को सुना। ये लोग वो लोग हैं जो लोग हमारी देश की एजेंसियों को इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं। राहुल जी एक सभा में खड़े होकर इनसे कहिए कि बकवास बंद करे पहले तो, या गुंडागर्दी बंद कर लीजिए आप इन्हें जी, गुंडागर्दी बंद करिए पहले तो, गुंडागर्दी बंद करिए क्योंकि बुलडोजर तैयार है आपके लिए। गुंडागर्दी अभी बंद कर दीजिए डिबेट में, मेरे साथ नहीं चलेगी, मेरे साथ नहीं चलेगी। गुंडागर्दी बंद करें, बात करें, मेरे साथ नहीं चलेगी ये गुंडागर्दी, मेरे साथ नहीं चलेगी, बंद कर लीजिए। फिर मैं मौका देती हूँ। ठीक है, इनको रोकिए, रुक जाइए, ठीक, रखिए अपनी बात कंचन जी। जी, ये वही लोग हैं अजय जी जैसे लोग जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं कि वो ये बोल रहे हैं। भाई वो तो सिंबॉलिक है, बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? मेरा सवाल ये इसलिए हो रही है ना, मेरा सवाल ये है कि 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? क्या यही वजह है कि रिपोर्ट कार्ड खराब है, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर सियासी ऐसे कैसे मत करिए? अभी बीच में मत बोलिए, प्लीज बोलने दीजिए। क्या इसी वजह से सियासी गोटियां सेट करने की कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर? नहीं, हमारे पास विकास है, इसको विकास नहीं तो क्या कहते हैं? जो गरीबों का लूटने वाले, गरीबों को लूटने वाले हैं, गरीबी हटाओ कहते हुए हमने उन गरीबों को अनाज दिया है, हमने उन गरीबों का मकान बनाया। ये जो लोग मकान, जो सैनिकों के मकान तक नहीं रखने वाले लोग हैं आदर्श घोटाले के तहत, विपक्ष तो कह रहा है फ्रंट पेज पे अगर फ्लाईओवर की फोटो लगती है तो वो तो दूसरे राज्य की होती है, उत्तर प्रदेश की नहीं होती। जी मैं सुन नहीं पाई, क्या कह रही हैं आप? सड़कों की फोटो लगाई जाती है वो उत्तर प्रदेश की नहीं होती। इन लोगों के पास शायद थोड़ा सा भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, सेंस नहीं है। अगर थोड़ा भी सेंस होता, जब किसी परियोजना को शुरू किया जाता है तो जब वो बनती नहीं है तो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रूप से लोगों को दिखाने के लिए एक फोटो और तस्वीर, क्योंकि इनके पास असल मुद्दा ये है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए अब यही सब मुद्दा उठाते हैं। ये लोग जानते हैं, गरीब जानते हैं उनके लिए काम क्या हुआ है। इस बात को आपको जरूरत नहीं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जो लोग इंस्ट्रूमेंट बता देते हैं हमारे देश की एजेंसियों को, जिनका सम्मान करना जिनको नहीं आता है संविधान का, अगर पंजाब में आप जीत जाते हैं आपकी सरकार तो आप कहते हैं नहीं हमारी यहाँ की एजेंसियां अच्छी है, चुनाव आयोग अच्छा है। जब वही आप यहाँ उत्तर प्रदेश में हाल जाते हैं तो कहते हैं नहीं कुछ गड़बड़ी है। ये कौन सी भाई आपकी ये तुष्टीकरण वाली राजनीति है? ये तो सोचिए ना, ये कहाँ से शुरुआत हुई, ये भी तो ध्यान में रखिए। 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी, माफ कीजिएगा, अडवाणी ने ये कहा था, अडवाणी ने ये कहा था, आपके साथ जुड़ रही हूँ, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है। लालकृष्ण अडवाणी ने सबसे पहले सवाल उठाने शुरू किए थे ना, वो याद रखिए ना कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। खैर पाठक जी, एक मिनट इनका जवाब दे ले। रखिए विनय जी। अभी आपने जो कहा ना कि राशन दे रहे हैं, हम फ्री का राशन दे रहे हैं, इतना अपमान गरीबों का मत करें कि बार बार आपकी पार्टी कह रही है फ्री का। अरे जनता ने कहा था आत्मनिर्भर उनको बनाने के लिए, सरकार पे निर्भर बनाने के लिए जनता ने नहीं आपको वोट दिया था। उसने कहा था बेरोजगारी से हमको दूर रखिए, हमारा सम्मान कीजिए, हमारी हत्या मत कीजिए। जनता ने ये मांगा था हमसे इतना बड़ा माइंडेड दे करके, लेकिन बार बार कहते हैं हमने फ्री का ये दिया, हमने फ्री का दिया। हमारे जैसे लोगों का
लोगों के टैक्सों का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है जो गरीबों का अपमान। ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, जनता को फ्री का सामान चाहिए या फिर रोजगार चाहिए, क्या चाहिए जनता को? और क्या वाकई असल मुद्दे कहीं गुम से हो गए हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे के आगे? भले ही जरूरी है जिस बात का जिक्र आपने कहा, जो भी अगर चुनाव में मुद्दा होता है, अगर आपका विपक्ष सक्रिय और तगड़ा होगा तो जो सत्ता पक्ष है उसको जवाब नहीं देने देगा, उसको पल पल चलने में कठिनाई पैदा करेगा। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष में इतनी खामियां हैं। अभी देखिए हमारे सपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि जनता को आप फ्री का कर रहे हैं। देखिए नेहा जी, फ्री का तो इनके खुद के नेता ने शुरू कर दी कि हम 300 बिजली देंगे। क्या आप किसानों को भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हैं कि वो भीख मांगेंगे इसलिए हम इनको बिजली दे रहे हैं? ये एक परिपाटी चल चुकी है कि वो फ्री दे रहा है, हम ये फ्री दे देंगे, हम लैपटॉप बांट देंगे। आखिर आप उस युवाओं को 12th पास करते ही इतना सक्षम ऐसी एजुकेशन व्यवस्था क्यों नहीं की पिछले 5 सालों में, जिससे कि वो कहीं पे रोजगार पा सके? अभी हमारे देश में जितने भी युवा हैं उसकी संख्या ज्यादा है, लेकिन वो शिक्षित भी होते हैं, लेकिन उसमें स्किल का अभाव होता है जिससे कि उनको रोजगार मिलने में समस्या होती है। इस पे क्यों नहीं समाजवादी पार्टी बात करती है? तो अगर कोई पार्टी अगर विपक्ष याद दिलाएगी तो सत्ता पक्ष को नहीं पता कि रोजगार देना है क्या? समाजवादी पार्टी थी, उसका भी जो रिपोर्ट कार्ड है देखा जाएगा। बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड 17 से 22 में, आखिर बीजेपी ने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया वो सबके सामने में है, और जो भी किया उन्होंने बताया। अगर कोई कहती है कि यह एडवर्टाइजिंग देती है पार्टी, तो जब आप खुद भी सत्ता में रहते हो तो आप खुद भी वही काम करते हो। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले क्रांति का उसे आहट है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन बीजेपी कह रही है रेड अलर्ट है, खतरे की घंटी। वो क्रांति है। अरे बीजेपी क्या कहेगी? हम तो अपने संस्कृति के, अपने भारत की भाषा में बता रहे हैं। लाल टोपी लाल रंग क्रांति का प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी को। अब ये माने कि हिंदुत्ववादी पार्टी हो गई क्या समाजवादी पार्टी? लाल रंग का जिक्र कर रहे हैं आप, कह रहे हैं लाल रंग सनातन धर्म का रंग होता है, सुहाग का रंग होता है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या जानेगी? उसे इस रंग का और इस सुहाग के रंग से क्या मतलब है? वह क्या जानेगी कि कैसे लोग हिजाब वाले लोग बोल रहे हैं सुहाग, हिजाब वाले लोग सुहाग का बखान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। क्या थोड़ा सा अपना चित्रण और अपनी पार्टी को थोड़ा सा सकल से किया करिए कि हम किस पार्टी में रहते हैं, हम किस पार्टी से आते हैं। हिजाब वाले लोग सुहाग बोल रहे हैं, थोड़ा सा। अरे आपके पार्टी वाले आपको रस्ता मार देंगे, निकाल देंगे, निकाल देंगे, सुहाग की बात करेंगे आप। आपने देखा किस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में 2 हत्याएं होती हैं। एक व्यापारी को पुलिस पीट के मार डालती है, एक बेचारा यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि हथरस में क्यों मार डालते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इनका राष्ट्रवाद जो है दिखावा है, इनका राष्ट्रवाद सत्ता की लोलुपता है। ठीक है मैं कंचन जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। ठीक है कंचन जी आतंकवाद का मुद्दा, एक सेकंड, अब देखिए आपने बोला ना, अब आपने बोला, अब ठीक है कंचन जी, क्या आतंकवाद का मुद्दा बनाकर इस पूरे चुनाव को क्या मोदी बनाम अखिलेश करने की कोशिश की जा रही है क्या, ताकि योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर रखकर? एक सेकंड, ऐसे मत करिए ना, एक सेकंड विनय जी मैंने बोलना शुरू किया ना, सही नहीं रुकेंगे आप, समझ में आ रही है आपको बात? समझ में आ रही है? ये तो आपकी अराजकता है ना, कुछ दिन में मिटने वाली। ठीक है कोई बात नहीं, मैं सवाल दोबारा पूछ लेती हूँ। कंचन जी फिर मैं आप लोगों की आवाज बंद करवा दूंगी, इस तरह से मत करिए प्लीज, ऐसे मत करिए। क्योंकि ये योगी सरकार है, ये भाजपा सरकार है, जान लीजिए गुंडों का यहाँ कोई रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं है आप जैसे गुंडों का। आप बैंकर की महिला का सम्मान नहीं कर रहे, आप बैंकर के प्रवचन दे रहे हैं, कंचन जी विनय जी कंचन जी इस तरह से नहीं हो, आवाज बंद कर दीजिए इनकी, इस तरह से मत करिए आप प्लीज, मुझे बार बार आप लोगों की आवाज बंद करवानी पड़ रही है।
ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? मैं इस डिबेट को एक निष्पक्ष नहीं निचोड़ तक लेके जाना चाहती हूँ मैं इसको। ऐसे मत करिए प्लीज, इस तरह से मत करिए। कंचन जी, सवाल मेरा आपसे सुनिए ना, पहले सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए इसका। नहीं आप उसको छोड़िए ना, आप मेरे सवाल को सुनिए। ऐसे मत करिए, फिर मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी आप लोगों की। मैं जिससे सवाल पूछूंगी इसकी आवाज खुलवाऊंगी फिर। इस तरह से करेंगे तो आप प्लीज ऐसे मत करिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कंचन जी मत करिए गुंडागर्दी विनय जी, क्यों? कंचन जी आप बोले सुने, क्या आतंकवाद की एंट्री कराकर इस चुनाव में मोदी बनाम अखिलेश करने की कोशिश की जा रही है क्या इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ताकि योगी आदित्यनाथ के जो भी लू पॉइंट्स रह गए हैं उसको बैकफुट पे रखा जा सके? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे चेहरा चमकाया जा रहा है क्या आतंकवाद की एंट्री करवा के? जी नेहा जी, एक बात मैं बहुत भावपूर्ण तरीके से बोलना चाहूंगी कि प्लीज ऐसे नहीं, मैं बहुत भावपूर्ण तरीके से बोलना चाहूंगी इस बात को। अगर ये बात केवल तुष्टीकरण की होती या केवल भूमिका की होती तो ये जो 2 लड़के मार दिए गए इनके लिए आप क्या सोचती हैं? ये जो लोग केवल हिजाब के नाम पर, जो कभी पार्टी के नाम पर मार दिए गए हैं, इनको आप क्या जवाब देंगी? बाकी बात मैं करूं कि ये जो कोर्ट का फैसला आया है इसमें सरकार का कहाँ हस्तक्षेप हो रहा है कि कोई इनका आतंकी जाकर के संबंधी निकल आता है तो ये कोर्ट को नहीं बताया हमारी सरकार ने, ना मोदी जी ने बताया, ना योगी जी ने बताया है। उनको पहले पता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के आपके संबंधी भी ऐसे निकल आएंगे। ये तो वो भी आश्चर्यचकित है और हमारी आश्चर्यचकित होगा। अरे विनय चुप रहिए, एकदम चुप करिए। आप आतंकी हो इसका मतलब ये नहीं है आप आतंकियों के संबंधी हो कि आप सबसे के आतंक फैलाएंगे। आतंक खत्म भी होता है और इसीलिए आतंक को खत्म करने के लिए राष्ट्रवादी सरकार आती है। याद रखिएगा, गीता में कहा गया है, आपको गीता नहीं मालूम होगी, आपको कुरान ज्यादा मालूम होगी। यदा यदा ही धर्म से धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप जैसे आतंकियों के संबंध ठीक है तब तक अजय जी सवाल है मेरा। कंचन जी हो गया, आपका टाइम हो गया, दूसरों को मौका ऐसे मत करिए प्लीज। आवाज बंद मुझे आवाज बंद करवानी पड़ रही है आपकी, माफ कीजिएगा। अजय जी सवाल मेरा आपसे जरूर लाइएगा। अजय जी, जिस तरह से पहले जिन्ना का मुद्दा आया, फिर मुजफ्फरनगर दंगे, फिर पलायन, फिर 80 बनाम 20, गर्मी सर्दी, शिमला की गर्मी और ठंड और तमाम तरह के मुद्दे आ गए। अब क्या लग रहा है कि और भी तो अभी विधानसभा के जो चरण है वो बचे हुए हैं, चुनावों के चरण अभी बचे हुए हैं, और कितने मुद्दे आने बाकी है? देखिए, जो फील्ड है और जिस तरह की परिस्थिति है उसमें भाजपा को क्लियर है कि भाई वो बाकी मुद्दों पर वो जवाब नहीं दे पा रही है, महंगाई बेरोजगारी पर, तो उसके लिए ये सूट करता है। लेकिन दुर्भाग्य से कई बार सपा को भी क्या सूट कर रहा है ये देखना होगा। जो चुनाव 3 चरण में हो गए हैं उन चुनावों में भाजपा की हार हुई है, ये तथ्य सामने है। पश्चिमी यूपी और अभी जो चरण हुए हैं इनमें तो भाजपा को सूट कर रहा है कि किसी तरह इसको ध्रुवीकरण में ले जाए, नफरत वाले जो माहौल पैदा करके जो सत्ता हसियाने का जो कार्यक्रम होता है इनका, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, उस पर चल रहा है। लेकिन हमें तय करना है विपक्ष को कि किन मुद्दों पर हम आगे बढ़े, और हम एकदम क्लियर हैं। हम चर्बी और उस पर गर्मी पर नहीं, हम तो भर्ती पर चाह रहे हैं, महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, सकारात्मक कैसे शिक्षा का मॉडल कैसे हम डेवलप करेंगे, रोजगार के लिए जो हमने उन्नति प्रावधान किया है वो कैसे आएगा, हम उन्हीं मुद्दों पर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट है, हम ये भर्ती चर्बी और गर्मी पर हम नहीं जाएंगे, हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाएंगे, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, नफरत घोलने वाले लोगों पर, जहर जो पैदा करके सियासत करते हैं उन पर नहीं जाएंगे। हम सकारात्मक उत्तर प्रदेश के लोगों का कैसे विकास हो ये मुद्दा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी 5 साल और 7 साल में जो धुआं छोड़ू सरकार रही है डबल इंजन की, उस इंजन को बात करनी चाहिए इन मुद्दों पर, और इसी मुद्दों पर जनता से वोट मांगना चाहिए। लेकिन मुद्दा चूंकि विकास का नहीं है तो यही भटका रहे हैं, और देख रही है किस तरह यहाँ भी दोनों लोग बैठ के ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। अलग बात है कि आपका दर्शक बहुत एंटरटेन किया होगा, मैं तो रेगुलर आपके साथ बैठता हूँ, मैं देख रहा हूँ आज का जो डिबेट है, डिबेट को डिबेट की तरह ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। पाठक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया है क्या, जो कि अक्सर चुनावों के वक्त में किया जाता है? उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी क्या इसी तरह की स्थिति आप देख रहे हैं जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं? देखिए नेहा जी, वोटों का ध्रुवीकरण जो है हर एक पार्टी करती है। अब देखिए, मैं कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता महोदय के लिए कहना चाहता हूं कि मुख में राम बगल में छुरी।
हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्या कहा था कि देश की संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुस्लिमों का है। तो वो क्या ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं थी? और कोई MY फैक्टर लेके उतरता है किसी एक वर्ग विशेष के, धर्म विशेष के लोगों की तुष्टीकरण में ही वो अपनी पार्टी को लगा देता है और कहता है कि नहीं हम तो इनका ही, इनके लिए हज हाउस बनवाता है। तो वो क्या तुष्टीकरण नहीं है? अगर बीजेपी कोई मुद्दे को लेके आई है, अगर आतंकवाद का मुद्दा आया है ये अगर बीजेपी कोई मुद्दे को लेके आई है तो टैकल करने के लिए कांग्रेस और सपा को परिपूर्ण मतलब जो राष्ट्र के साथ होगा, लेकिन उनके ऐसी घटनाओं से उनको आगे नहीं आने देता है। बीजेपी का विरोध करने के लिए या उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ना तो सपा के पास जवाब है, ना ही कांग्रेस के पास जवाब है। अब देखिए आपने शुरुआती में कहा कि 2014 ठीक है कंचन जी, ठीक है सर, समझ गए कंचन जी कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। ठीक है पाठक जी, राष्ट्रवाद का मुद्दा आया तो ये बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटेजी है, वो विकास को भी लाती है तो वो आतंकवाद के मुद्दे। कंचन जी 1 मिनट का वक्त है आपके पास, जल्दी से बात रख दीजिए, मैं कार्यक्रम जारी बढ़ा रही हूँ। ठीक है पाठक जी, अखिलेश जी का साथ देंगे क्योंकि ये चोर मौसेरे भाई हैं। चाहे कांग्रेस के लिए हम 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट देख ले, चाहे हैदराबाद का 1990 का ब्लास्ट देख ले, उसमें कितने लोग, चाहे मैं 2013 उठा दूंगी ना तो आप 2000 मुझे बात कर, मैं इस डिबेट से ये तो साफ है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पे इस डिबेट से ये तो साफ हो गया कि असल मुद्दों से राजनीतिक पार्टियों को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें नहीं मतलब है कि प्रदेश में रोजगार कितने मिले, उन्हें नहीं मतलब है कि महंगाई से लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है, उन्हें नहीं मतलब है कि किसान किस तरह से परेशान है या फिर नहीं है, अगर है तो उन्हें किस चीज की जरूरत है। उन्हें नहीं मतलब है कि कोरोना काल में क्या हुआ, उन्हें अगर मतलब है तो ध्रुवीकरण करने से मतलब है। ये इस डिबेट से साफ होता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।